नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश में यानी कि हिंदुस्तान में बेटियों को कितना अधिकार है। यानी एक बेटी, जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है ना कि जब बेटी छोटी हो तो उस पर पिता का अधिकार होता है, जब वो बड़ी हो जाती है तो भाई उसका संरक्षक होता है, जब उसकी शादी हो जाती है तो पति उसका संरक्षक होता है यानी पति का अधिकार होता है, और जब वो विधवा हो जाती है तो उस पर उसके बेटों का अधिकार होता है। यानी जन्म से मृत्यु तक एक स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं होती, उसके ऊपर किसी न किसी का संरक्षण रहता है, ऐसा। लेकिन आज का कानून और संविधान इस चीज़ को नहीं मानता। वो ये मानता है कि हर इंसान स्वतंत्र पैदा हुआ है, स्वतंत्रता ही उसका जीवन का अधिकार है, स्वतंत्र होना चाहिए। हाँ ठीक है, जब तक वो नाबालिग है, छोटी है, पिता का संरक्षण ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए भाई की निगरानी ठीक है, सुरक्षा के लिए पति की भी निगरानी ठीक है, वृद्ध हो गई उसकी देखरेख के लिए बेटा भी ठीक है, लेकिन वो उन पर डिपेंड न रहे। जब वो नाबालिग है तो पिताजी संरक्षक हैं, अच्छी बात है, ठीक है, उसके जो भी करेंगे उसके ठीक भलाई के लिए करेंगे। लेकिन जब वो पढ़ लिख करके स्वतंत्र हो गई, जान गई सब कुछ, अब उस पर भी अगर जबरन कोई चीज़ थोपा जाए, वो स्वतंत्र ना हो कोई भी निर्णय लेने के लिए, कि अगर वो कुछ चाहती है तो मतलब वो अपनी इच्छाओं का दमन न कर सके, ये आज का कानून संविधान कहता है। देखिए, एक घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, उस घटना के बाद फिर हम बेटियों का क्या क्या अधिकार है उसकी हम चर्चा करेंगे। घटना यह है कि पति पत्नी दो थे, उनकी एक बेटी थी। पति पत्नी में हो गया तलाक और बेटी जो है माँ के साथ रहने लगी। उसके बाद जब बेटी छोटी उम्र में तो ठीक है, शिक्षा का अधिकार के तहत उसने पढ़ाई किया, सब कुछ फ्री ही रहता है गवर्नमेंट कॉलेज स्कूलों में। उसके बाद जब वो बड़ी हो गई, वो हायर डिग्री के लिए पढ़ाई करने के लिए इच्छुक हुई, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उसकी माता उसमें सक्षम नहीं थी। मतलब माता ने कहा कि बेटी मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, मैं पैसा इतना नहीं दे पाऊंगी, तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर हैं जिनका मुझसे तलाक हो चुका है, तुम उनसे कहो अगर वो तैयार होते हैं तो तुम पढ़ो। बेटी गई पिता के पास, बोली पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है। पिता ने कहा नहीं, हमारी और तुम्हारी माता का तलाक हो गया है, तुम उनके साथ रहती हो, हम तुमको पैसा नहीं दे सकते। तो वो चली गई कोर्ट चली गई। तो फिर कोर्ट ने मतलब पिताजी को बुलवाया, बड़ी फटकार लगाई और आदेश दिया कि नहीं, बेटी जो भी करना चाहती है, अगर आपके हिसाब से है, मतलब आपकी क्षमता के हिसाब से है तो आपको देना पड़ेगा। और कोर्ट ने एक निर्णय दिया, कोर्ट ने निर्देश दिया, बताया कि देखिए, अगर बेटी शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो पिता का ये अधिकार है, ये कर्तव्य है कि वह बेटी को शिक्षा प्राप्त कराए। हाँ, अगर पिता सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितनी बेटी डिमांड कर रही है और पिता सक्षम है देने के लिए, तो पिता को देना पड़ेगा, क्योंकि वो औलाद उनकी है। इसलिए भले वो अपनी माता के साथ ही क्यों न रह रही हो, तलाक माता का हुआ है, बेटी का नहीं हुआ है। इसलिए बेटी हमेशा पिता की बेटी रहेगी, और बेटी जितनी डिमांड करती है पिता को देना पड़ेगा, अगर पिता देने में सक्षम है तो एक तो अधिकार ये मिल गया है एक तरह से आज भारतीय बेटियों को कि वो अपने पिता से पढ़ाई के लिए और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए ले सकती हैं, बशर्ते उनका पिता उस लायक हो। अब ऐसा नहीं कि पिता की तनख्वाह 25,000 महीने है और आप ऐसी पढ़ाई की डिमांड कर दें जिसमें आपका लाखों रुपए खर्च होगा, है ना, तो कहाँ से हो पाएगा, ऐसे नहीं सक्षम हो। अगर मैं प्राचीन भारत से बात करूं तो प्राचीन भारत की शुरुआत ऋग्वैदिक काल से होती है। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बड़ी अच्छी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उपनयन संस्कार, नियोग प्रथा, बहुत अच्छी अच्छी प्रथाएं थी, इतिहास में आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। उसके बाद से फिर स्त्रियों की दशा में गिरावट आने लगी। उसके बहुत सारे कारण थे, विदेशियों का आगमन भी था, उसमें लोग अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए उनकी जल्दी विवाह करने लगे। फिर बाल विवाह की प्रथा, फिर उसके बाद घूंघट प्रथा, है ना, फिर उसके बाद इस विधवाओं को संपत्ति में हिस्सा न देना पड़े, इसीलिए सती प्रथा जैसी चीज़ें थी। बाद में समाज सुधारकों ने इसमें बहुत सारा काम किया, और आधुनिक काल में अंबेडकर ने स्त्रियों के प्रति बहुत ही काम किया है। और जो आजकल की महिलाएं पढ़ लिख करके अगर सक्षम हैं, इतना आगे बढ़ रही हैं, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए, जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में बना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, यानी 1955 में हिंदू सक्सेशन एक्ट बना। इसके माध्यम से संपत्ति का बंटवारा हुआ, उत्तराधिकार में संपत्ति का बंटवारा हुआ
और उस समय ये बंटवारा बेटा और बेटी दोनों में था, बेटा प्लस बेटी और पत्नी। जैसे अगर किसी पुरुष के नाम संपत्ति है तो उसके वो 3 भाग होंगे, बेटा के नाम जितने बेटे हैं, बेटी के नाम जितनी बेटी है, पत्नी। लेकिन बेटी का जैसे ही विवाह हो जाता था तो उस बेटी के हिस्से की संपत्ति भाइयों में बांट दी जाती थी। यानी कि जब तक बेटी अविवाहित है तभी तक वो संपत्ति की हिस्सेदार है, जैसे ही वो विवाहित हो जाएगी एक तरह से उसकी संपत्ति अब नहीं रहेगी, कुछ इस तरह था। बाद में होते होते सन 2005 में इसमें संशोधन किया गया, इस अधिनियम में संशोधन किया गया और इस संशोधन के माध्यम से बहुत बड़ा बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया अभी बताएंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि संपत्ति जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, यानी 2 तरह से संपत्ति का विभाजन होता है। एक संपत्ति होती है पैतृक संपत्ति, एक संपत्ति होती है स्व अर्जित। पैतृक का मतलब होता है जो पिता के क्रम में प्राप्त हुई है, यानी जो दादा की थी, दादा के बाद पिता की हुई, या पिता ने खरीदा, पिता के बाद फिर हमको मिली, वो क्या होती है पैतृक संपत्ति। एक होती है स्व अर्जित। स्व अर्जित का मतलब हमने खुद खरीदी है, मतलब मेरे बाप दादाओं की या नाना नानियों की नहीं है, मेरी स्वयं मैंने अपने पैसे से खरीदी है। वो ज़मीन हो सकती है, घर हो सकता है, गाड़ी बंगला कुछ भी हो सकता है। तो एक तो हो गई पैतृक जो हमको मिली है पूर्वजों से, एक हो गई जो हमने खरीदी है। अब इन दोनों का नियम अलग अलग है। देखो पैतृक संपत्ति में क्या है, पैतृक संपत्ति में ऐसा है कि पिता चाहकर भी अपनी उस पैतृक संपत्ति को दूसरे को नहीं दे सकता। जैसे अगर ये पिता है और ये चाहता है, इस पिता के मान लीजिए ये 3 बच्चे हैं, अब इसमें बेटा बेटी कोई भी हो सकता है, और वो उस संपत्ति को सिर्फ इन्हीं को वो दे सकता है। वो जिंदा है तब भी इनको दे सकता है, मरने के बाद भी इन्हीं को मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता, पैतृक संपत्ति। लेकिन स्व अर्जित संपत्ति में अगर मान लीजिए उसका एक बेटा एक बेटी है, पत्नी है, तो वो उनको तो देगा ही, लेकिन अगर वो चाहे तो अपनी पूरी संपत्ति इनको न दे करके किसी को दान भी कर सकता है, किसी दूसरे को भी दे सकता है। जो उसने खुद खरीदी है, जो खेत उसने स्वयं खरीदा है, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो अपने बेटे को दे, कि बेटी को दे, कि पत्नी को दे, कि इन तीनों में किसी को न दे, या किसी एक को दे दूसरे को न दे, या दान कर दे, या कुछ भी कर दे। कहने का मतलब कि अगर पैतृक संपत्ति है, उस पैतृक संपत्ति में अब आमतौर पर दोनों प्रकार की संपत्ति होगी। पैतृक संपत्ति में मान लीजिए यहाँ की 1 बीघा खेत है और यहाँ भी स्वार्जित में 1 बीघा खेत है। 1 बीघा उसको मिला, 1 बीघा उसने खरीदा। अब मान लो अब एक बेटी है, तो अगर वो दावा करेगी तो इसमें वो दावा नहीं कर सकती। वो दावा किस में कर सकती है? यहाँ दावा कर सकती है कि पिता की संपत्ति है, मुझे मिलनी ही चाहिए, पैतृक संपत्ति है। लेकिन अगर ये वाली जो खेत है या जो भी है, ये पिताजी चाहें तो केवल अपने एक बेटे को ही दे दें, बेटी कुछ नहीं कर सकती, कहीं नहीं जा सकती, पिता की मर्जी। पिता बेटी से प्रसन्न नहीं है इसलिए बेटे को दे रहे हैं, या पिता चाह लें तो पूरी संपत्ति बेटी को दे दें, बेटा कुछ नहीं कर सकता। चाहे तो पूरी संपत्ति पत्नी के नाम लिख दें, या चाहे तो पूरी संपत्ति दान कर दें या बेच दें, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर पिता की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद जो पैतृक संपत्ति है वो तो इन्हीं को मिलेगी, किसी और को मिलेगी ही नहीं। मृत्यु के बाद क्या होगा? वरासत होगा। मृत्यु के पहले वसीयत होगी, तो वसीयत अपने बच्चों को ही करना पड़ेगा पैतृक में। अस्वार्जित में बच्चों को भी कर सकते हैं, गैरों को भी कर सकते हैं, जीवते हुए मतलब वसीयत के लिए। लेकिन अगर बिना संपत्ति की वसीयत किए, लिखा पढ़ी किए मर गए, तो क्या होगा? पैतृक संपत्ति केवल बच्चों को मिलेगी और स्व अर्जित संपत्ति भी केवल बच्चों को मिलेगी। बेटी अविवाहित है तब भी और बेटी विवाहित हो गई है तब भी। आप कहेंगे कि नहीं, बेटी विवाहित हो गई तो कैसे मिलेगा? मिलेगा। बेटियां लेना ही नहीं चाहती, एक आरडी एक फॉर्म भरना पड़ता है, हो जाता है, लेखपाल करवा लेता है। तो कुल मिला के मतलब वो कुल मिला के लेना ही नहीं चाहती हैं बेटी। अगर लेना चाहें तो भाई मना नहीं कर सकता, मना तो करेगा लेकिन वो कानूनी रूप में ले लेंगी। इस समय की बात है, तत्कालीन बात है, ठीक है। तो देखिए बेटियों के क्या क्या अधिकार हैं। पहला अधिकार
तो उनको अपने पिता की संपत्ति लेने का अधिकार है, भाइयों के बराबर। दूसरा, अगर उनके माता पिता का तलाक भी हो गया है तब भी वो माता से, अगर माता सक्षम है तो माता से पढ़ाई के लिए खर्च का पैसा ले सकती हैं, और पिता सक्षम है, पिता कमा रहे हैं, अच्छा धंधा चल रहा है, कोई नौकरी चाकरी कर रहे हैं, तो पिता से भी वो पढ़ाई के लिए डिमांड कर सकती हैं और पिता को देना पड़ेगा, क्योंकि बच्ची को पढ़ने का अधिकार है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अभी हाल में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है इस पर। वो निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने पिता से पैसे की डिमांड कर सकती है, और अगर पिता देने में सक्षम हैं, काबिल हैं, तो वो मना नहीं कर सकते, उनको देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, पढ़ाई के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए, यानी कि अगर कोई बीमारी हो गई है उसके लिए भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं विदेश मेरी घूमने की इच्छा है तो दे दीजिए, इन कामों के लिए नहीं। लीगल पैसे के लिए आप डिमांड कर सकती हैं, फालतू खर्च करने के लिए नहीं, डिस्को में जाने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट अपने शब्दों में कहा है।